पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे वीर गोरखा बलभद्र सिंह ने कलंगा की लड़ाई लड़ी और फिर जौंतगढ़ के किले की रक्षा के लिए अपने बचे हुए वीर सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। जौंतगढ़ में मेजर बेलडाक ने 1000 सेना लेकर दुर्ग पर हमला किया। बलभद्र सिंह के पास 500 से कम सैनिक थे। फिर भी विलियम्स लिखता है, अंग्रेजी सेना को जिल्लत के साथ हार खाकर पीछे हट जाना पड़ा। बलभद्र सिंह जौंतगढ़ की रक्षा का काम केवल 60 आदमियों को सौंपकर अपने बाकी आदमियों सहित जैटक के दुर्ग की रक्षा के लिए पहुंचा। अंग्रेज कंपनी के अफसर समझ गए कि अपने सुपरिचित गुप्त उपायों के बिना, यानी बिना किसी जालसाजी के, केवल सेना और तोपों के बल पर गोरखों को जीत सकना असंभव है। कलंगा के दुर्ग पर कब्जा करने के बाद कर्नल माम्बी ने अपने एक मातहत अफसर कर्नल कारपेंटर को जमुना नदी के दाहिनी ओर नेपाल के इलाके में इसलिए भेजा कि वह वहां की पहाड़ी कौमों को भड़काकर नेपाल दरबार के विरुद्ध उनसे विद्रोह करवा दे। इतिहास लेखक विल्सन लिखता है कि कर्नल कारपेंटर के प्रयत्नों से जौनसर इलाके की प्रजा बगावत कर बैठी, जिसके कारण बैराठ के दुर्ग की मुट्ठी भर गोरखा सेना को दुर्ग छोड़कर पीछे हट जाना पड़ा। कर्नल माम्बी सिरमौर की राजधानी नाहन पहुंचा। सिरमौर नेपाल की एक रियासत थी। हाल में नेपाल दरबार ने सिरमौर के पुराने राजा को किसी अपराध में गद्दी से उतारकर अमर सिंह थापा को वहां का शासन सौंप दिया था। अमर सिंह थापा उस समय श्रीनगर के दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त था। अमर सिंह का पुत्र रणजूर सिंह नाहन में था। कर्नल माम्बी ने अमर सिंह की अनुपस्थिति में पदच्युत राजा को अपनी ओर तोड़ लिया। अमर सिंह ने अपने पुत्र रणजूर सिंह को आज्ञा दी कि तुम नाहन छोड़कर कुछ दूर उत्तर की ओर जैटक के दुर्ग में आ जाओ और आसपास की पहाड़ियों को अपनी सेना से घेर लो। जैटक के दुर्ग में रणजूर सिंह के अधीन करीब 2000 नेपाली सेना थी। 20 दिसंबर सन 1814 को जनरल जिलेस्पी की जगह जनरल मार्टिंडल उस ओर की अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ था। 25 दिसंबर को जनरल मार्टिंडल ने अपनी सेना सहित जैटक के दुर्ग पर हमला किया। वीर बलभद्र कुंवर भी उस समय जैटक के दुर्ग में मौजूद था। मार्टिंडल की सेना दुर्ग की नेपाली सेना से कई गुना थी। मार्टिंडल कलंगा के दुर्ग की कहानी सुन चुका था। उसे पता लगा कि जैटक के दुर्ग के अंदर पीने का पानी नीचे के कुछ कुओं से जाता था। उसने अपनी मुख्य सेना को 2 अलग अलग दलों में बांटकर एक दल मेजर लडलो के अधीन और दूसरा दल मेजर रिचर्ड्स के अधीन करके 2 और से इन कुओं को घेरने के लिए भेजा, किंतु गोरखों ने इन दोनों सैन्य दलों को परास्त किया और मेजर लडलो और मेजर रिचर्ड्स दोनों को अपने अनेक अफसर और सैकड़ों सिपाहियों को मैदान में छोड़कर उनके शत्रु के हाथों कैद करा के पीछे लौट आना पड़ा। प्रोफेसर विल्सन लिखता है कि इस हार के बाद जनरल मार्टिंडल को जैटक के किले पर दोबारा हमला करने का साहस न हो सका। जनरल जिलेस्पी वाली सेना की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कुल जितनी सेना मेरठ से रवाना हुई थी उसमें से 1/3 इस समय तक खत्म हो चुकी थी। 2 और सेनाएं जिनमें करीब 12,000 सिपाही थे गोरखपुर और बिहार में जमा की गई थी। इन दोनों सेनाओं का काम पूरब की ओर से नेपाल में प्रवेश करके राजधानी काठमांडू पर हमला करना था, किंतु इन दोनों दलों को और अधिक लज्जाजनक पराजयों का सामना करना पड़ा। अनेक स्थानों पर नेपाली सेना के साथ इनके संग्राम हुए और हर संग्राम में बुरी तरह हार खाकर इन्हें पीछे हट जाना पड़ा। इन दोनों विशाल सैन्य दलों में कई अंग्रेज सेनापति इतने नालायक और कायर साबित हुए कि गवर्नर जनरल को उन्हें बर्खास्त कर देना पड़ा। अभी तक जितने युद्ध अंग्रेज़ों ने भारत में लड़े थे उनमें शायद सबसे अधिक प्रचंड और रक्त रंजित यह युद्ध था। इस युद्ध में पग पग पर नेपालियों ने अपने शत्रुओं से कहीं बढ़कर वीरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया। हमें इस युद्ध के समस्त संग्रामों को विस्तार से बयान करने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास लेखक प्रिंसेप पूर्वोक्त दोनों सेनाओं के पराजयों के बारे में लिखता है कि अवध की सरहद से लेकर रंगपुर तक गोरखों ने हमारी सेनाओं को वन के उस पार जाने से पूरी तरह रोके रखा, जबकि वे बेधड़क हमारे इलाके में घुस आते थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे, और देश भर में हमारे विरुद्ध खूब बढ़ चढ़कर अफवाहें उड़ी हुई थी। वहीं चौथी सेना आक्टर लोनी के अधीन लुधियाना में थी। 5 मुख्य सेनापतियों में केवल एक आक्टर लोनी ही ऐसा था जिसने किसी न किसी अंश में सफलता प्राप्त की। आक्टर लोनी पाश्चात्य कूटनीति में प्रवीण था और इस कूटनीति से ही उसने थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की।
आक्टर लोनी नेपाल की सुदूर पश्चिमी सरहद पर था। सतलुज के पास से उसने नेपाली इलाके में प्रवेश किया। सतलुज के बाएं किनारे से पहाड़ियों की 3 अलग अलग पंक्तियां शुरू होती हैं। इन तीनों पर गोरखों ने नालागढ़, रामगढ़ और मालम नाम के 3 किले बना रखे थे। इन किलों के बीच में और उनके पार कई छोटी छोटी रियासतें थीं जो नेपाल के अधीन थीं। जनरल आक्टर लोनी ने पहले इन रियासतों को अपनी ओर फोड़ना शुरू किया। 31 अक्टूबर सन 1814 को आक्टर लोनी अपनी सेना लेकर इन पहाड़ियों पर चढ़ा। 2 नवंबर को उसने नालागढ़ के दुर्ग के सामने तोपें लगा दी। नालागढ़ और उसके पास तारागढ़ के दुर्ग में मुश्किल से 500 गोरखा सिपाही थे। आक्टर लोनी की सेना करीब 6000 थी। 4 दिन के प्रयत्न के बाद 6 नवंबर को ये दोनों दुर्ग आक्टर लोनी के हाथों में आ गए। इसके बाद 13 नवंबर को आक्टर लोनी रामगढ़ की ओर बढ़ा। रामगढ़ में बलभद्र सिंह का चाचा सुप्रसिद्ध सेनापति अमर सिंह कुछ 3000 सेना सहित आक्टर लोनी के मुकाबले के लिए मौजूद था। आक्टर लोनी के पास उस समय कम से कम 7000 सेना थी। फिर भी अमर सिंह ने अपने 3000 सैनिकों से अंग्रेज़ों के 7000 सैनिकों को न केवल दुर्ग से बाहर रखा, वरन कई बार स्वयं दुर्ग से निकलकर उन्हें ज़बरदस्त शिकस्त दी और दूर तक खदेड़ दिया। इतिहास लेखक प्रिंसेप लिखता है कि इन विजयों के समय भी गोरखों ने पराजित शत्रु के साथ इस उदारता का व्यवहार किया जो एशियाई कौमों का एक विशेष गुण है। उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने मुर्दे मैदान से ले जाने और दफन करने इत्यादि की पूरी इजाज़त दे दी। प्रिंसेप और दूसरे यूरोपियन लेखकों के अनुसार गोरखे इस सारे युद्ध में शत्रु की ओर इससे भी बढ़कर वीरोचित उदारता का परिचय देते रहे। गवर्नर जनरल के नाम आक्टर लोनी के एक पत्र से मालूम होता है कि इस समय आक्टर लोनी को अपनी सफलता में भारी संदेह हो गया। फिर भी वह नेपाल दरबार के विरुद्ध आसपास के पहाड़ी राजाओं के साथ साजिशों में लगा रहा। इन राजाओं में सबसे पहले उसने नालागढ़ के राजा रामसन को अपनी ओर मिलाया। कनिंगम ने अपने सिखों का इतिहास में लिखा है कि राजा रामसन की सहायता उस समय अंग्रेज़ों के लिए सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध हुई। रामसरन ने आक्टर लोनी को आदमियों और रसद दोनों की मदद दी। राजा रामसरन ही ने अपने आदमियों से अंग्रेज़ों की तोपों को ले जाने के लिए मकराम से नाहर तक सड़क बनवा दी। दूसरा पहाड़ी राजा जिसे आक्टर लोनी ने अपनी ओर मिलाया अमर सिंह का एक संबंधी बिलासपुर का राजा था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल ने आक्टर लोनी का पत्र पाते ही और अधिक सेना उसकी सहायता के लिए भेज दी। इस तरह आक्टर लोनी के पास अब एक तो अमर सिंह से दुगुनी से अधिक सेना थी, दूसरा उसने नेपाल राजा के सामंतों और वहाँ की प्रजा को भी झूठे लोभ देकर अमर सिंह के विरुद्ध तोड़ लिया। इस सब के होते हुए भी नवंबर सन 1814 से अप्रैल सन 1815 तक अर्थात पूरी सर्दी भर आक्टर लोनी ने अमर सिंह की सेना पर जितनी बार हमले किए उतनी बार उसे हार खाकर पीछे हटना पड़ा। इतिहास लेखक प्रिंसेप ने इन सब लड़ाइयों में अमर सिंह की वीरता और उसके युद्ध कौशल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। नेपालियों की ओर इस समय सबसे बड़ी कमी कि गोरखा सेनापतियों का एकमात्र लक्ष्य अपने इलाके की रक्षा करना था। उन्होंने एक बार भी आगे बढ़कर अंग्रेज़ी इलाके पर हमला करने का इरादा नहीं किया। इसका कारण चाहे यह रहा हो कि तादाद में, धन में और युद्ध के सामान में अंग्रेज़ों से कम थे और उन्हें आगे बढ़ने का साहस न हो सका, या कि वे वृथा रक्तपात के विरुद्ध थे, किंतु इससे अंग्रेज़ों को अपने गुप्त उपायों के लिए काफ़ी समय मिल गया। साथियों, फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में अंग्रेज़ों ने कुमायूं और गढ़वाल के इलाके पर जो हमले किए थे उसके बारे में जानेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।